हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे। देखिए मित्रों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो संविधान का 18वां भाग टॉपिक चल रहा था और 18वें भाग में जो था वह था राष्ट्रीय आपात था। और उस आपात के संदर्भ में मैंने 3 प्रकार के आपात के बारे में बात किया था। एक राष्ट्रीय आपात और एक राष्ट्रपति शासन और एक वित्तीय आपात, जिसमें से मैंने राष्ट्रीय आपात के बारे में डिटेल से चर्चा किया हुआ था और आपने राष्ट्रीय आपात को अच्छे तरीके से देखा होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। ठीक है, अगर किसी भी तरीके से लेकर आपको उसमें कोई समस्या उत्पन्न हुई होगी तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आइए आज हम जो आपात के 2 पार्ट हैं, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, उन दोनों पार्टों का हम अध्ययन करते हैं। देखिए मित्र, पढ़ क्या रहे थे आप आपात, और आपात के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपात 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने राष्ट्रीय आपात के बारे में चर्चा किया था, राष्ट्रीय आपात, और इसके साथ मैंने राष्ट्रपति शासन, यानी कि 3 प्रकार हैं, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। क्लियर, वित्तीय आपात, ये चीज़ें आपात 3 तरीके के हैं और ये अनुच्छेद नंबर 352 से लेकर 360 तक हैं, जिसमें से मैं जो चर्चा किया था इसके पहले वाले वीडियो में वो राष्ट्रीय आपात के बारे में मैंने पूरा चर्चा कर दिया था। उसको आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखने का प्रयास करिएगा। आइए मित्र, आज हम जो चर्चा करते हैं राष्ट्रपति शासन। जी हाँ, आज की जो टॉपिक है वह राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन से भी प्रश्न बनते हैं अच्छे खासे। राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, आप पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन के लिए आपात जैसे शब्द का कोई उपयोग नहीं किया गया है। और राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के आधार, तो इसके कुछ पॉइंट आप देखिएगा। इसके लगाए जाने के आधार, तो लगाए जाने के आधार कौन कौन से हैं, लगाए जाने के आधार हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और अगला जो हम चर्चा करेंगे वह चर्चा ये करेंगे कि इसका प्रभाव राष्ट्रपति शासन का प्रभाव, इसके प्रभाव के भी बारे में देखेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। इन महत्वपूर्ण तथ्य, जिसे हम कहेंगे प्रश्न नहीं, महत्वपूर्ण तथ्य, जहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं, हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। क्लियर, आइए देखते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति जो शासन है ये अनुच्छेद नंबर 356 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद नंबर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लगाए जाने के आधार 2 हैं। एक तो ये, जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, हम इसके आधार पर भी लगा सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि केंद्र के निर्देशों का पालन न हो तो ऐसे स्थिति में भी लगाया जा सकता है। ऐसे स्थिति में भी लगाया जा सकता है। क्लियर, और राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए अनुमोदित किया जाना। ठीक है, अगर राज्यपाल को इस बात का आभास हो जाए कि जो राज्य है ये अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहा है,
तो ऐसे स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए अनुमोदित कर सकता है। ठीक है, संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब भी क्या है? जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संवैधानिक तंत्र का मतलब विफल होने का मतलब जो संविधान के आधारभूत ढांचा है, उन आधारभूत ढांचा का राज्य के द्वारा जब अवहेलना की जाए, तब भी ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्लियर? इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। अब प्रभाव देखिए, इसका प्रभाव आप अगर ध्यान में रखेंगे तो कई प्रभाव। पहली बात, राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में नहीं लगाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रीय आपात में आपने क्या देखा था? राष्ट्रीय आपात भारत के संपूर्ण भाग या भारत के किसी एक भाग में भी लगाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन जो है यह राज्य में ही लगाया जा सकता है, राज्य में लगाया जा सकता है। ठीक है, लगाया जा सकता है। पहला पॉइंट ये इसका प्रभाव है। और दूसरा चीज़ ये है कि इसके प्रभाव से फंडामेंटल राइट यानी कि एफआर का उल्लंघन नहीं होता है, एफआर का उल्लंघन नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इस राष्ट्रपति के लगाए जाने पर यहाँ पर विधानसभा का क्या होता है? विधानसभा का विघटन हो जाता है। उस राज्य के विधानसभा का क्या हो जाता है? विघटन। जी हाँ, विघटन हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि राष्ट्रीय आपात में उस राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, जबकि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर वहाँ का विधानसभा का विघटन हो जाता है। कहने का मतलब वहाँ उस समय विघटन हो सकता है, लेकिन सरकार का विघटन नहीं होता है, विधानसभा का विघटन होता है। ठीक है, ये ध्यान में आप रखिएगा। राष्ट्रपति में वहाँ पर भी विधानसभा का विघटन नहीं होता है। तो ये कुछ इसके प्रभाव हैं। देखिए, महत्वपूर्ण तथ्यों में आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे यहाँ पर कुछ ध्यान आपको ये रखना होगा कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो इसके जो अनुमोदन की सीमा होती है, अनुमोदन मैंने बताया था कि अनुमोदन क्या होता है, तो इसमें जो अनुमोदन की सीमा होती है विधानसभा के द्वारा, जी हाँ, विधानसभा के द्वारा जिस राज्य में लगाया जा रहा है, विधानसभा के द्वारा अनुमोदन की जो सीमा होती है वो अनुमोदन की सीमा 2 माह होती है। ठीक है, विधानसभा में, इसमें आप संसद कहिएगा, संसद के जो अनुमोदन की सीमा होती है वो कितने माह के लिए होती है? 2 माह के लिए होती है। अगर 2 माह तक अनुमोदित कर दिया जाएगा तो ये फिर 6 माह के लिए क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो राष्ट्रपति शासन 6 माह करके 6 माह करके ये अधिकतम कितने वर्ष तक? अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो राष्ट्रपति शासन के लिए अनुमोदन सीमा 2 माह बताई गई है और इसकी जो अधिकतम सीमा है वो 3 वर्ष बताई गई है। क्लियर? एक बात और ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण तथ्य में, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य में एक बात और ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है यह लिखित सलाह पर, यानी कि मंत्रिपरिषद के लिखित सलाह पर लागू होता है, मौखिक सलाह नहीं। यहाँ पर भी आपको ध्यान में देना है, लिखित सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू करता है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति शासन लिखित सलाह पर लागू कर सकता है। अनुमोदन की सीमा 2 माह और 6 माह करके अधिकतम 3 वर्ष और मंत्रिपरिषद के लिखित सलाह पर लागू किया जा सकता है। क्लियर? अब महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर आप देखेंगे राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में अगर देखेंगे मित्र, तो यहाँ से और कई फैक्ट बनते हैं। पहली चीज़, राष्ट्रपति शासन जो अब तक लगाए गए हैं, तो अब तक राष्ट्रपति शासन ये मान के चलिए लगभग 120 अधिक बार से लगाए गए हैं।
120 बार, जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ है 120 बार से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग किया जाता है, इसका राजनीतिक दुरुपयोग किया जाता है और देखा भी गया है। आप जानते हैं 1977 और 1980 1977 और 1980 के दौर में जो यहाँ पर जो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ पर 1977 में जो भारतीय जनता पार्टी थी, यहाँ बताया जाता है कि 9 राज्यों में जहाँ विपक्षी पार्टी थी, 9 राज्यों में जहाँ विपक्षी पार्टी, उन विपक्षी पार्टी में यहाँ पर क्या किया गया था, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। 1977 में 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो आप जान सकते हैं कि कहीं न कहीं इस राष्ट्रपति शासन के लगाए जाने का जो हमारे संविधान में उपबंध किया गया है वह एक दुरुपयोग के रूप में दिखाई देता है। तो ठीक इसी की नकल आगे चलकर जो ये कांग्रेस थे, इन कांग्रेसियों ने भी सेम इन्हीं के आचरण को अपना लिया था। सेम इन्हीं के आचरण के अपनाने का मतलब कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी थी या जिन राज्यों में कांग्रेस के विपक्षी दल थे, ठीक है, उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था, ऐसा देखने को मिलता है। अगला पॉइंट आपके लिए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बन जाता है वो ये बनता है कि जो राष्ट्रपति शासन है सबसे पहले पंजाब में लगाया गया था। और सबसे पहले पंजाब में कब लगाया गया था? सबसे पहले पंजाब में यह 1951 में लगाया गया था। और जो दूसरा राज्य था वह केरल राज्य था। और केरल राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था ये 1959 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1959 में लगाया गया था। ये भी बातें आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन अगर देखा जाए तो यूपी में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन यूपी में सबसे अधिक बार लगाया गया है। इस चीज़ को आप थोड़ा से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पंजाब में लगाया गया, फिर दूसरे नंबर पर केरल था, सबसे अधिक बार यूपी में लगाया गया था। और जो दौर चल रहा था 1977 और 80 में यहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो राष्ट्रपति शासन कब कब लगाया गया था ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो बातें आपात से ही रिलेटेड है। एक चीज़ यहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन आया वो आया न्यायिक समीक्षा को लेकर, कि राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है क्या उसका न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि मूल संविधान से लेकर 1975 तक न्यायिक समीक्षा की तो बात कही नहीं गई थी, न्यायिक समीक्षा की किसी भी तरीके की बात नहीं की गई थी। लेकिन जब 1975 में ये बातें आई तो 1975 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह कह दिया गया कि राष्ट्रपति शासन की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। ये इतना शब्द कहा गया, लेकिन इसके पहले कोई बात नहीं की गई थी। 44वें संविधान में ये कहा गया कि न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी, लेकिन आगे के समय में कुछ समय के उपरांत ये कह दिया गया कि राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, 1978 और 1997 में, ठीक है, 1978 और 1997 के आसपास यहाँ पर ये कहा गया कि राष्ट्रपति के लिए न्यायिक समीक्षा तो होगी, न्यायिक समीक्षा होगी, लेकिन इसके खिलाफ किसी भी प्रकार की जांच कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, न्यायिक समीक्षा इनके पास होगी, लेकिन इनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी।
इसके लिए न्यायिक समीक्षा की जाएगी, लेकिन इनके खिलाफ कोई केस चलाया जाए या इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, ये अधिकार न्यायालय का नहीं होगा। लेकिन 1978 में ये कह दिया गया, 44वें संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन में ये कह दिया गया कि राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। और मूल संविधान में इस तरीके की कोई बातें ही नहीं की गई थी राष्ट्रपति शासन के रूप में। तो आप जान रहे हैं कि 1978 के पहले इसका क्या हो रहा था, 1997 के पहले बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा था, क्योंकि न्यायिक समीक्षा जैसी कोई बातें यहाँ पर कही नहीं गई थी। जहाँ केंद्र में अगर कोई पार्टी की सरकार और राज्य में कोई विपक्षी पार्टी होती थी, तो अक्सर देखा गया है कि केंद्र में जो पार्टी होती थी, अगर उसकी कोई विपक्षी पार्टी राज्य में हो तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था। ठीक है, यह लगाए जाने का कहीं ना कहीं ताक में रहते हैं। यानी कहने का मतलब, जो हमारे संविधान निर्माताओं की जो सोच थी कि विकट परिस्थितियों में या असामान्य परिस्थितियों में ये सारी चीज़ें लाई जानी थी, इसका लोग क्या करने लगे, काफ़ी ज़्यादा मिसयूज करने लगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में, तो राष्ट्रपति शासन ये सारे कंडीशन ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद आप ध्यान में रखिएगा, इस पर फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फंडामेंटल सरकार विधानसभा पर इस पर क्या प्रभाव होता है, और अधिकतम कितने वर्ष के रूप में लगाया जा सकता है, अनुमोदन की सीमा क्या है, और इसमें मौखिक सलाह होता है कि लिखित सलाह होता है। इन सारे जैसे बिंदुओं को आप बहुत ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिएगा। इस तरीके से आप देखेंगे तो राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। क्लियर। अब हम आते हैं, एक छोटा सा और टॉपिक बचा हुआ है, वित्तीय आपात। जी हाँ, वित्तीय आपात। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये राष्ट्रपति शासन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके पहले आप जाकर राष्ट्रीय आपात भी देख लेंगे तो और कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। हाँ, इसका मिसयूज बहुत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए अब हम इसको मिटाते हैं, फिर हम वित्तीय आपात को देख लेते हैं। ठीक है मित्र, देखिए इतना वन लाइनियर के रूप में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई समस्या हो इस मुद्दे से लेकर, इस टॉपिक को लेकर, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि जवाब दूँ। ठीक है, लेकिन कमेंट वही करिएगा जो लॉजिकल हो और आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से हो। क्लियर मित्र, आइए वित्तीय आपात देख लेते हैं। ये भी एक छोटा ही टॉपिक है, इसको भी हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, देखिए मित्र, वित्तीय आपात, अगर हम वित्तीय आपात के बारे में चर्चा करें तो वित्तीय आपात पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि ये आपात का तीसरा भाग है, और वित्तीय आपात जो लगाया जाता है वो अनुच्छेद नंबर 360 के तहत, अनुच्छेद नंबर 360 के तहत वित्तीय आपात का प्रयोग किया जाता है। अब इसका हम देख लेते हैं कि इसका प्रभाव क्या क्या होता है और महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, वित्तीय आपात के समय हम ये देखते हैं, ये लगाया कर जाता है जब देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो, जब देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो, आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो तो ऐसे स्थिति में वित्तीय आपात को लगाया जाता है। ठीक है, वित्तीय आपात को लगाया जाता है। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा, क्या देश में कभी वित्तीय आपात लगाया गया था? तो नहीं। ठीक है, तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि अब तक वित्तीय आपात नहीं लगाया गया था। अब तक यानी जब से देश आज़ाद हुआ, अब तक वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, इसकी स्थिति जो बनी हुई थी, आर्थिक संकट की स्थिति, ये 1991 में ये स्थिति आई हुई थी कि उस समय देश में
वित्तीय आपात लगाए जाने का एक माहौल बन चुका था। वित्तीय आपात का मतलब, आर्थिक संकट का मतलब यहाँ पर ये कि राजकोष की वह न्यूनतम मात्रा जब देश में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पाए, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पाए, ठीक है, ऐसे स्थिति में ये हालात बन सकते हैं। ठीक है, यानी कि राजकोष में पर्याप्त नहीं, निम्न अपर्याप्त मात्रा में पैसा हो, तब भी ऐसे कंडीशन में ये वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। क्लियर? अब देखते हैं वित्तीय आपात। जो वित्तीय आपात होता है, वित्तीय आपात, कोई भी आपात हो राष्ट्रपति स्वेच्छा से निर्णय नहीं लेता है, वो मंत्रिपरिषद के ही सलाह पर लेता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, वित्तीय आपात मंत्रिपरिषद के मौखिक सलाह, मंत्रिपरिषद यहाँ पीएमसी है, मौखिक सलाह पर लगाया जाता है, मौखिक सलाह पर लगाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखित सलाह की बात नहीं की गई, मौखिक सलाह की बात की गई। अनुमोदन सीमा जो संसद के द्वारा अनुमोदन सीमा है, ठीक है, अनुमोदन सीमा की जो बात की गई है, वह अनुमोदन सीमा यहाँ पर 2 माह है। कितना है? 2 माह है, ये भी ध्यान रखिएगा। और वित्तीय आपात ध्यान में रखिएगा, एक चीज़ इसमें ये है कि अगर वित्तीय आपात लग गया तो ये वित्तीय आपात अनिश्चित काल तक लग सकता है, अनिश्चित काल तक लग सकता है। क्लियर? और यहाँ पर जो संसद होगी वह एक बार ही अनुमोदन करेगी, एक बार ही अनुमोदन करेगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, करेगी। उसके बाद ये 6 माह करके अनिश्चित काल तक वित्तीय आपात को लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन वित्तीय आपात में बहुत सारी चीज़ें, कुछ समानता भी मिलती हैं और असमानता मिलती हैं। तो इसमें पढ़ते समय आप समानता और समानता दोनों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखकर पढ़िएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है। आइए मित्र, अब हम आगे देख लेते हैं वित्तीय आपात का प्रभाव। देखिए, वित्तीय आपात के समय एक चीज़ जान लीजिए, वित्तीय आपात के समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी होंगे, उन सारे कर्मचारी के वेतन में कटौती की जा सकती है। जी हाँ, कर्मचारी के वेतन भत्ते में क्या की जा सकती है? वेतन व भत्ते में कटौती की जा सकती है। यहाँ तक ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों के वेतन एवं भत्ते में भी कटौती की जा सकती है। ठीक है, इनके भी वेतन और भत्ते में कटौती की जा सकती है। बात समझ में आ रही? और ये क्या है, बहुत सारे हमारे के यहाँ ऐसे पद हैं जिनके व्यय पर बजट के समय, यानी कि अनुच्छेद नंबर 112 के वार्षिक वित्तीय वितरण के संदर्भ में इनका जो वेतन होता है वो भारित संचित व्यय निधि पर आधारित होता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि इनके वेतन और भत्ते पर सिर्फ चर्चा हो सकती है, लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं है। ऐसे पद में वेतन और भत्ते में कटौती की जाने की बात की गई। लेकिन सवाल ये है, क्या वित्तीय आपात के समय राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते में कटौती की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है? तो देखिए, इस चीज़ में स्पष्टीकरण तो क्लियरिटी नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये है, इसमें एक अनुच्छेद मैंने पढ़ा था, अनुच्छेद नंबर 59 में ये बातें कही गई हैं। इसमें ये बातें कही गई है कि राष्ट्रपति के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती है, राष्ट्रपति के
वेतन एवं भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती है। भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती है, कटौती नहीं की जा सकती है। अच्छा, अब ये देखिए, ये तो अनुच्छेद नंबर क्या कह रहा है, ये तो अनुच्छेद नंबर 59 कह रहा है, लेकिन वहीं पर अनुच्छेद नंबर 360 ये कह रहा है कि केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी व सेवक हैं उनके वेतन और भत्ते में कटौती की जा सकती है। तो इस आधार पर यह भी लगता है अनुच्छेद नंबर 360 वित्तीय संकट में राष्ट्रपति के भी वेतन भत्ते में क्या हो सकती है, कटौती हो सकती है। इनके भी वेतन एवं भत्ते में कटौती हो सकती है। लेकिन वही चीज़ है कि यहाँ पर एक अनुच्छेद 59(4) भी है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा आप अपने जहन में बैठा लीजिए। लेकिन कटौती इनके भी वेतन और भत्ते में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो ये कहीं स्पष्टीकरण लिखा नहीं गया है, सिर्फ यही चीज़ लिखा गया है। तो इसका मतलब हम इस अनुच्छेद को ध्यान में देखेंगे तो शायद वेतन और भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती है। क्लियर? बाकी आपकी जो इस पर राय है वो आप कमेंट के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करिएगा। क्लियर? अगर कोई मुझे नई सूचना मिलती है तो हम इस पर संक्षेप में वीडियो लेकर हम आपको बताएंगे क्वेश्चन के माध्यम से, या एक छोटा सा वीडियो लेकर आएंगे, तुलनात्मक तरीके से भी इस चीज़ को हम शो करेंगे। क्लियर मित्र? तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये वित्तीय आपात है। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, और यहीं से लगभग क्या बनता है, प्रश्न बनता है। क्या ऐसे स्थिति में फंडामेंटल राइट वगैरह का उल्लंघन होता है? नहीं, फंडामेंटल राइट वगैरह का उल्लंघन होने की कहीं भी बातें नहीं की गई है, ना ही मंत्रिपरिषद की बर्खास्त होने की बात कही गई है। इस तरीके की बातें यहाँ पर नहीं की गई। हाँ, वेतन की कटौती के संदर्भ में, अनुमोदन के समय में और अनिश्चित काल तक ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, और आर्थिक संकट की स्थिति में ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सिचुएशन 1991 में ऐसा बना हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है, तो अनुच्छेद नंबर 360 के तहत लाया जा सकता है। क्लियर? तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आइए मित्र, इसी के साथ संविधान के 18वें भाग के साथ ही साथ हम यहाँ पर देख लेते हैं संविधान का 19वां भाग। कौन सा भाग? 19वां भाग। अब 19वां भाग बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैं आपको यहीं पर चर्चा कर देना चाहता हूँ। संविधान का जो 19वां भाग है, भाग 19। अब इस भाग 19 में प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन है। ठीक है, एक तरीके से यहाँ जो विविध है उन विविध के बारे में कुछ चीज़ें बातें कही गई हैं। अब ये अनुच्छेद नंबर 361 से लेकर अनुच्छेद नंबर 367 तक बातें कही गई हैं। क्लियर? तो यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछ ही दिया जाता है। अब इसको हम बहुत संक्षेप में यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद नंबर, अगर हम अनुच्छेद नंबर 361 की बात करें, अनुच्छेद नंबर हम 361 की बात करें, तो ध्यान से सुनिएगा। जो अनुच्छेद नंबर 361 है, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को विशेषाधिकार प्रदान करता है। यहाँ पे दोनों के विशेषाधिकार का क्या मतलब है? दोनों को विशेषाधिकार का मतलब यहाँ पर ये कि इनके पद के दौरान इन पर आपराधिक व डांडिक जैसी कार्रवाई नहीं हो सकती है, कार्रवाई नहीं की जा सकती है, पद के दौरान नहीं की जा सकती है। पहला पॉइंट। हाँ, इनके मामले में पद के दौरान ही सिविल यानी कि दीवानी सिविल जैसी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे इसके लिए राष्ट्रपति को 2 माह पहले सूचना देनी होगी।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा कि इनके खिलाफ कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं होगी। इनके खिलाफ कोई न्यायिक कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इनके खिलाफ कोई भी न्यायिक कार्रवाई नहीं होगी। ये अनुच्छेद नंबर 361 बताता है, राज्यपाल और राष्ट्रपति के संदर्भ में। क्लियर। अब देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 362। अनुच्छेद नंबर 362 को निरस्त कर दिया गया है, इसमें कुछ विशेष प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद नंबर 363 ये इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 363 में देशी जो रियासतें थी, इन देशी रियासतों से संबंधित जो संधि व करार तमाम प्रकार की जो बातें भारत सरकार के द्वारा है या भारत सरकार से उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ चीज़ें उपबंधित की गई हैं, कुछ चीज़ें आज भी चल रही हैं देशी रियासतों और भारत सरकार के संदर्भ में कानूनी तरीके से, और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसको समाप्त कर दिया गया है। तो इस सब का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 363 में दिया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर। अब हम आते हैं अनुच्छेद नंबर 364। देखिए अनुच्छेद नंबर 364, अनुच्छेद नंबर 64 में राष्ट्रपति का जो अधिकार है वह पत्तन एवं विमान क्षेत्रों पर, यानी कि जो उड़ान करना, एयरक्राफ्ट उतरना, ये सारी कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र के दायरे में आते हैं। बस आपको पत्तन और विमान जैसे क्षेत्रों को आपको यहाँ पे याद करना होगा। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 365, अनुच्छेद नंबर 365 में क्या है? अनुच्छेद नंबर 365 में केंद्र के द्वारा राज्य को दिया गया निर्देश, केंद्र के द्वारा राज्य को दिया गया निर्देश, ठीक है। और ये जो निर्देश देने की बात की जाती है, इसका संबंध अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद नंबर 250 से भी है। जो आपात की उद्घोषणा की जाती है वो अनुच्छेद नंबर 250 के ही तहत घोषणा की जाती है, ठीक है। जिसके लिए आप देखते हैं राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है। फिलहाल अनुच्छेद नंबर 365 के तहत केंद्र के द्वारा राज्य को दिया गया निर्देश है। अब देख लेते हैं यहीं पर कुछ और अनुच्छेद हैं बहुत संक्षेप में। अनुच्छेद नंबर 366, अनुच्छेद नंबर 366 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर संविधानिक जो शब्दावली में कुछ है उसकी परिभाषा, जैसे संविधान के भाग की परिभाषा क्या होगी, संविधान की अनुसूची की परिभाषा, संविधान के अनुच्छेद की परिभाषा, ये सारे जो परिभाषा की बात कही गई है मित्र, ये अनुच्छेद नंबर 366 के तहत की गई है। 266 नहीं, 266 में संचित नहीं दी है, 366 में भाग, अनुसूची व अनुच्छेद इत्यादि जैसे शब्दों की परिभाषा बताई गई है इसमें। अब अगला इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद जो है भाग 19 का, वह है 367, और 367 में संविधान की व्याख्या बताई गई है। जी हाँ, संविधान की व्याख्या। तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायपालिका को है। अंतिम रूप से संविधान की व्याख्या करने का अधिकार संविधान निर्माताओं ने सर्वोच्च न्यायपालिका को दिया गया था। तो देखिए ये ऐसा टॉपिक है जो यहाँ से कभी प्रश्न ही नहीं पूछा गया है। कभी कभार अनुच्छेद नंबर 361 को लेकर और अनुच्छेद नंबर 365 को लेकर, ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट, जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। बाकी यहाँ से एक भी प्रश्न आया नहीं है। अगर आया भी है, कभी कभार भटकते हुए आ गया है, तो वह अनुच्छेद नंबर 361 और 65 से संबंधित है।
क्लियर। तो इस तरीके से हमारा संविधान का 19वां भाग समाप्त होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम एक नया भाग लेकर आएंगे, वो 20वां भाग होगा और 20वां भाग संविधान का संशोधन होगा। क्लियर मित्र। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। जय भारत, जय हिंद।